नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते एक बार कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर यूपी चुनाव में फिर कैराना की एंट्री। दिन में सीएम योगी ने कहा कि सपा ने पलायन के आरोपी को टिकट दिया है और शाम को सपा ने टिकट बदला है, भाई की जगह बहन को टिकट दिया है। बीजेपी का मिशन 2023 बूथ विस्तारक योजना के ऐप संगठन का लोकार्पण आज प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव वर्चुअली बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक लेंगे और विपक्ष के हमलों को डिफेंड करने की भी रणनीति बनेगी। तीसरी बड़ी खबर लेंगे जहां पर पूर्व पंच सरपंचों को फिर से मिल सकते हैं वित्तीय अधिकार। पंचायतों की प्रशासकीय समितियों और प्रधानों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे वर्चुअली संवाद। अधिकारियों को लेकर सीएम कर सकते हैं बड़ा ऐलान। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर मायावती बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल। बसपा की सीटों का जातीय गणित हुआ तय। खुद जीतने से सपा को हरा रही मायावती और बसपा की 60% सीटें ऐसी जिसमें भाजपा को फायदा। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जहां पर यूपी चुनाव में एक बार फिर से कैराना पलायन का मुद्दा गर्मा गया है। रविवार को दिन में योगी आदित्यनाथ ने कैराना पलायन का मुद्दा फिर से उठाया। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा में कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया जा रहा है। उनका इशारा कैराना से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की तरफ था। इसके बाद सपा ने शाम को कैराना सीट पर प्रत्याशी बदल दिया है। पलायन कांड में आरोपी रहे नाहिद हसन की जगह उनकी बहन इकरा को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। और इसके पहले शनिवार को कैराना से सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। समन जारी होने पर कल यानी 15 जनवरी को नाहिद हसन कोर्ट में सरेंडर करने आए थे, मगर इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि कैराना से सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया था। नाहिद की मां तबस्सुम भी पूर्व सांसद हैं। वहीं भाजपा ने कैराना सीट से पलायन का मुद्दा उठाने वाले पूर्व दिवंगत मंत्री हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को भी उतारा है। आपको बता दें कि हुकुम सिंह ने ही सबसे पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था और उसके बाद ये मामला देश भर में सुर्खियों में रहा था। इसके बाद रविवार को अखिलेश यादव ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संकेत दिए थे कि कैराना सीट से हसन के किसी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कैराना में चूंकि नाहिद हसन की सपा के जिताऊ प्रत्याशी माने जाते हैं, इसलिए सपा नेतृत्व में उनकी बहन इकरा को टिकट दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, कैराना की एंट्री हो गई है चुनाव में, क्या कुछ अधिक जानकारी? किरारा वो है जहाँ पर जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में सुर्खियों में आया था। तो ऐसे में अब चुनाव का जो चुनावी जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर जिस तरह बीजेपी ने हमला किया है उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। हालांकि ये देखने को बराबर मिला है कि चाहे नाहिद हसन को लेकर जिस दिन की टिकट फाइनल हुआ था उसी दिन से लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पे हमला किया था। तो अब आरएलडी से गठबंधन होने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पर राजनीति शुरू हो गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन की जगह अब उनके बहन को टिकट दे दिया। तो अब कहीं ना कहीं उस समीकरण को बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि नाहिद हसन को पराजित करने के लिए हमने उनको टिकट दिया है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि कितना फायदा नुकसान होगा ये तो देखने वाली बात होगी कि निश्चित तौर पे जिस तरह उपचुनाव में किराना से चुनाव जीतकर मुनव्वर हसन जो नाहिद हसन के जो पूर्व विधायक मुनव्वर हसन है उन्होंने जीता था, तबस्सुम ने जो सांसद हुई थी। तो हालांकि बहुत पुराना वर्चस्व रहा क्योंकि एक ही घराने के लोग रहे हैं। बीच में कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का मामला हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं अलग अलग दो घराने हो गए थे। तो इसके बाद कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उस राजनीतिक जो घराना उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि एक कुंभा जो था वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया और एक कुंभा जो है वो बीजेपी की तरफ है। लेकिन जो लड़ाई वहां पर है वो समाजवादी और बीजेपी के ही बीच में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया उसके बाद कहीं ना कहीं उनके टिकट को बदलकर उनकी बहन को दिया गया है। तो अब वो लड़ाई फिर भी कहीं ना कहीं उसी दो घराने में है। जहाँ अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सांसद और विधायक सबसे ज्यादा इन्हीं घरानों में हुए हैं। भले ही दो अलग अलग है लेकिन घराना एक कहा जाता है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो जाट वोट है वो उसका लाभ जो जाट हिंदू वोट और जाट मुस्लिम वोट वो कहा जाएगा
इसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतरा है और देखना होगा कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदलने में क्या कुछ फायदा और नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है। बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से समीकरण अब देखने को मिल रहे हैं? कैराना की एंट्री तो यहाँ पर हो गई है, किस पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए फायदा देखने को अगर मिले तो बीजेपी वर्सेस और सपा की लड़ाई है। तो ऐसे में जो इतिहास रहा है वो जो कैराना की जो घटना हो इसको लेकर कहीं ना कहीं बाद में उस सीट से बीजेपी को फायदा मिला। पलायन का मुद्दा उठा था, हालांकि बीजेपी ने उसको बड़ा मजबूती से काम किया। अब जिस तरह माहौल जो बन रहा है उसको लेकर नाहिद हसन को जिस तरह टिकट दिया गया, उसके बाद अब उनकी बहन को टिकट दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लड़ाई इन्हीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की वर्चस समाजवादी वर्चस बीजेपी ही है। निश्चित तौर पे क्योंकि आरएलडी से गठबंधन होने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। अब इस बात को लेकर कैसे सफाई देती, कैसे तस्वीर साफ करती है कि जिन्होंने पलायन कराया उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, इस बात का मुद्दा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उठाने का मतलब ये है कि वहां के प्रत्याशी और वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी उठाएंगे। तो ऐसे में अब उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी उसको एक घटना बताया। अब घटने के बाद जिस तरह देखा जाए तो नाहिद हसन पर जिस तरह 17 मुकदमे दर्ज हुए थे उस 2016 में, उसके बाद कांड इसका नाम आया था। तो ऐसे में गैंगस्टर एक्ट में अब देखिए उन्होंने सरेंडर करने पहुंचे, पुलिस उनको पहले गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से बीजेपी भुनाएगी। अब कितना फायदेमंद होता है बीजेपी के लिए देखने वाली बात होगी, वो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। हालांकि लड़ाई अगर इसी दोनों घराने में हो रही है और समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रही है, तो दोनों इसी क्योंकि वो आसपास अगर उस विधानसभा के अलावा अगर बात करें तो आसपास भी लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी आ रही है। हालांकि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं हम वहां पर जो प्रशासनिक कार्य है वो ब्राह्मण तेरा उतार रही। तो ऐसे में अब लाभ किसको मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो लड़ाई अभी तो दिख रही है वो केवल बीजेपी और वर्सेस समाजवादी पार्टी दिख रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे खबर में आगे, जहां पर मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव प्रवक्ताओं की वर्चुअली बैठक लेंगे। बीजेपी प्रवक्ताओं की क्लास में प्रदेश प्रभारी डिफेंस के टिप्स देंगे और विपक्ष के हमलों को डिफेंड करने के साथ ही कई मुद्दों को भुनाने की रणनीति भी बनाएंगे। वहीं बूथ विस्तारक योजना के ऐप संगठन का लोकार्पण होना है। बूथ विस्तारक योजना के डिजिटल फॉर्मेशन के लिए संगठन ऐप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ऐप का लोकार्पण करेंगे। बूथ का सारा डाटा इसी ऐप के अंदर होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी का मिशन 2023 जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ताओं को डिफेंस के टिप्स देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का मिशन 2023 से शुरू हो गया है। बूथ विस्तारक योजना के ऐप संगठन का लोकार्पण आज हुआ है। एमपी में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रवक्ताओं को डिफेंस के टिप्स भी देंगे। विपक्ष के हमलों को डिफेंड करने की रणनीति भी बनेगी। सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए रणनीति भी बनेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, बीजेपी का मिशन 2023 जो है वो शुरू हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बात की जाए मध्य प्रदेश के बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी द्वारा जो बैठकों का जो दौर है 2023 के मिशन के लिए वो शुरू हो गया है। क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो लगातार बूथ विस्तार के जो कार्यशाला है उसका कुछ दिन पहले आयोजन किया गया था। उसके बाद बात की जाए कल की और आज की बात की जाए तो बूथ विस्तार को लेकर योजना बनाई जा रही है। साथ ही डिजिटल ऐप का जो है वो आज शुभारंभ किया जाएगा, जिसके चलते बात की जाए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव मौजूद रहेंगे, जहां बूथ विस्तार को लेकर तो चर्चा की जाएगी। साथ ही किस प्रकार से बीजेपी पार्टी के जो बूथ विस्तार के जो कार्यकर्ता है, यानी बात की जाए निचले स्तर के जो कार्यकर्ता, उनको किस प्रकार से डिजिटल बनाया जाए और डिजिटल के माध्यम से जो आंकड़े हैं और बात की जाए डाटा की बात की जाए
तो वो कहीं ना कहीं जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जिससे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी उस डाटा का उपयोग करके चुनाव में कहीं ना कहीं सफलता हासिल करना चाहती है। मगर बात की जाए बूथ विस्तार की योजना की, तो एक प्रकार से जो कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से निचले स्तर में जाके आम जनता के बीच में जाके लोगों को बीजेपी पार्टी से जोड़ना है। साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की, तो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को किस प्रकार से निचले स्तर तक पहुंचाना है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ विस्तार की योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन रखा गया था, आज और कल की बात की जाए तो आज और कल भी बड़ी बैठक है, जिसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि 64,000 बूथ में करीब 35,000 जो बूथ है वो 2018 में बीजेपी पार्टी हार गई थी। तो हारे हुए बूथों को कहीं ना कहीं कैप्चर करने के लिए और जो उनकी कमजोरी है, जो हारी गई बूथ है, उन पर कब्जा करने के लिए और दूसरी बार उन बूथों पर हार हासिल ना हो, जिसके चलते ये जो बूथ विस्तार योजना है और कार्यशाला का आयोजन है केवल इसलिए रखा गया है। अंशुल जी, बिल्कुल, इसमें एक बड़ी बैठक भी आयोजित की गई है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है विवेक, क्योंकि रणनीति बहुत अच्छे बनाते हैं बीजेपी के लोग, और उसके बाद अब वर्चुअली बैठक भी यहाँ पर करने वाले हैं। किस स्तर पर जाकर जो है तैयारियां की जा रही हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है? बिल्कुल अंशुल, बूथ विस्तार की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को एक किस्म से ट्रेनिंग दी जा रही है किस प्रकार से आम जनता तक जाना है, आम जनता को बीजेपी पार्टी से जोड़ना है। साथ ही बात की जाए 2018 के चुनाव की, तो 2018 के चुनाव में बीजेपी पार्टी करीब 35,000 बूथ हार चुकी थी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 64,000 जो बूथ है उनमें 35,000 बूथ में जो बीजेपी पार्टी को हार मिली थी। और क्या कारण था हार का, उसको जानने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है, और कार्यशाला के माध्यम से जो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश प्रभारी है वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हारे हुए बूथ पर लगातार काम किया जाए, लोगों आम जनता से मिला जाए और साथ ही प्रदेश सरकार की जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और जिस प्रकार से जो हारे हुए बूथ हैं उनमें हार का क्या कारण रहा 2018 के चुनाव में, ये सभी डिटेल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के सामने जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर की जो कार्यशाला है जिसमें वो मौजूद है, क्योंकि जिला अध्यक्ष की बात की जाए या बात की जाए तहसील स्तर की बात की जाए तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि बात की जाए कुछ दिन पहले की, तो कुछ दिन पहले जिले स्तर पे बूथ विस्तार की जो बैठक है, कार्यशाला है, उसका आयोजन किया गया था। मगर अब बात की जाए आज की, तो आज और कल अलग अलग जिलेवार जो बूथ विस्तार की जो बैठक है वो रखी गई है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर के उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कारण था 2018 में जो बीजेपी पार्टी को करीब 35,000 बूथ में हार मिली है। तो अब 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पार्टी जुड़ गई है और हर बूथ को मजबूत करने के लिए और कमजोरी को ढूंढने के लिए बीजेपी ने जो जमीनी स्तर की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। जी बिल्कुल विवेक, विपक्ष जो हमलावर लगातार हो रहा है उसको डिफेंड करने की भी रणनीति पर आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, प्रदेश प्रभारी की बात की जाए पी मुरलीधर राव की, तो पी मुरलीधर राव जो प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और साथ ही उनको टिप्स देंगे कि किस प्रकार से विपक्ष के जो हमलावर प्रहार हैं उनसे कैसे बचा जाए, कैसे डिफेंड किया जाए और प्रदेश सरकार को किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से रखा जाए और आम जनता तक जो प्रदेश सरकार की जो योजना है, प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगे की जो रणनीति है उसको किस प्रकार से बताना है, जिसके लिए आज प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव प्रवक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टिप्स देते नजर आएंगे। जी अंशुल, चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। बीजेपी कमीशन 2023 जो है वो शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इसकी वर्चुअली बैठक लेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द करने के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों की
प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों के अधिकार भी राज्य सरकार ने वापस ले लिए हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इन समितियों के प्रधान से बात करेंगे और इस दौरान शिवराज इनके वित्तीय अधिकारों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चुनाव रद्द होने के बाद राज्य सरकार ने इनको वित्तीय अधिकार दिए थे। इस संबंध में 4 जनवरी को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन अगले ही दिन एक नया आदेश जारी कर उनके वित्तीय अधिकार वापस लेने के लिए अधिकार छीने जाने पर प्रधान लगातार विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि गांव का विकास कार्य रुक गया है। ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सीएम इन अधिकारों को एक बार फिर से वापस दे सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर का कहना है कि प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक बना रही है। वर्तमान में कोई भी प्रशासकीय समिति चार्ज नहीं ले रही है और इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिस्तरीय पंचायत प्रशासकीय समिति में के प्रमुखों के साथ कौन सी बैठक करेंगे। अधिकारी अंधाधुंध आदेश जारी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विवेक, का वित्तीय अधिकार मिल सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी एक बार फिर राजनीति गर्मा चुकी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेके जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो एक तरफ चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद पंचायत चुनाव को निरस्त भी कर दिया गया। फिर एक बार आदेश जारी हुआ और फिर बात की जाए पूर्व सरपंच और पंच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वित्तीय अधिकार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उसके कुछ घंटों बाद एक दूसरा आदेश जारी किया गया जिसमें पूर्व सरपंच और पूर्व जो पंच है उनके जो वित्तीय अधिकार है वो वापस छीन लिए गए और केवल सचिव के पास जो अधिकार है उनके पास ही रहेंगे। इस प्रकार का जो आदेश है वो जारी किया। जिसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश के पूर्व सरपंच की बात की जाए, पूर्व पंच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विवाद की जो स्थिति है वो बनी हुई थी। और विपक्ष की बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर होता नजर आ रहा था। विपक्ष का कहना था कि प्रदेश में जिस प्रकार से जो नए आदेश आए हैं कि पूर्व सरपंच और पूर्व पंच की बात की जाए उनसे वित्तीय अधिकार छीन लेंगे, तो ग्राम स्तर की बात की जाए या शहरी स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पंचायत और ग्राम पंचायत की जो अर्थव्यवस्था है और जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं थम जाएंगे, जिससे ग्रामीणों के जो विकास है वो नहीं हो पाएंगे। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के पूर्व सरपंच है, पूर्व पंच है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। और संभावना ऐसी जताई जा रही कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने नया आदेश लाया था कि जो वित्तीय अधिकार है वो वापस ले लिए थे, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पूर्व सरपंच और पूर्व पंचों को एक बार फिर वित्तीय जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के बाद एक नई घोषणा कर सकते हैं। जी चलिए विवेक का बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर मिल सकते हैं वित्तीय अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री एक बड़ा ऐलान यहां पर कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर एक और लेंगे, जहां पर यूपी इलेक्शन 2022 के लगातार बदलते समीकरण में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जातीय गणित अहम होने जा रहा है। दरअसल शुरुआती 2 चरणों की सीटों पर भाजपा सपा गठबंधन और बसपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें 26 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों के ही उम्मीदवार हैं। भास्कर ने इन सीटों पर पिछले कुछ चुनाव और जातिगत समीकरण के हिसाब से विश्लेषण किया है, जिसमें बसपा सपा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। ऐसी 15 सीटें हैं जिस पर बसपा समीकरण बिगाड़ रही है, जबकि 6 सीटों पर सीधी टक्कर होगी, वहीं 4 सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बसपा की सीटों का गणित सामने आया है। मायावती बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल। जातिगत समीकरण के हिसाब से ये विश्लेषण यहां पर किया गया है, जिसमें बसपा सपा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। ऐसी 15 सीटें हैं जिस पर बसपा समीकरण बिगाड़ रही है, जबकि 6 सीटों पर सीधी टक्कर होगी, वहीं 4 सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। खुद जीतने से ज्यादा सपा को हरा रही मायावती। बसपा की 60% सीटें ऐसी जिसमें भाजपा को फायदा।
यूपी इलेक्शन 2022 के लगातार बदलते समीकरण में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जातिगत गणित अहम होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, जातिगत समीकरण को लेकर सपा को हराती हुई ज्यादा नजर आ रही है बसपा, और वो कहीं ना कहीं जिन 15 सीटों की बात की जा रही है उसमें जो फायदा है वो सीधे सीधे बीजेपी को होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी ने जिस उम्मीदवारों को उतारा उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम उतारा है, जिसको कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी का होना है। ऐसे में माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि इसका इस सीटों से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। 60% सीटें ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं बंटवारे में वो भाजपा को फायदा होती नजर आ रही है। हालांकि किराना विधानसभा सीट पे अगर देखे जाए तो, और उसके अलावा भी अगर बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं वोट जो समीकरण है वो ब्राह्मण कहीं जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो 11,000 यानी 3.5% क्षेत्रीय, 4,400 वेस्ट जो है वो 7,000, मुस्लिम जो है वो 1,24,120 यानी 42.19% है, गुज्जर 25,000 11% है, कश्यप कहीं ना 11%। तो ऐसे में एससी में 36 यानी 12%। तो उस समीकरण को लेकर मायावती ने जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होता नजर आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन उन सीटों पे किया है पहले चरण चुनाव में पश्चिमी यूपी में, उसका कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश करेगी। हालांकि 2017 का अगर इतिहास उठा के देखें तो भाजपा के तेजस निर्मल जीते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को पंकज कुमार मलिक को सेकंड पोजीशन है, रालोद को कहीं ना कहीं 33,551 वोटें मिले हैं। ब्राह्मण के जो चेहरे है वो मोहम्मद इस्लाम को दिया था जिसमें 17,114 वोटें मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है उसका कहीं ना कहीं लाभ बसपा को न होकर वो बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी ने, बसपा ने, देखिए मायावती ने जो बयान एक बार एमएलसी चुनाव में दिया था कि अब सपा को ना होकर हम बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे, तो उस बात को लेकर आज भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बात को लेकर बीजेपी भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर इस बात सबको जागरूक भी कर रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये समीकरण कहाँ किस ओर बैठेगा, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह उम्मीदवार बसपा के उतारे गए हैं उससे समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं उसका नुकसान हो सकता है। हालांकि अब इसको कैसे समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल करती है, कैसे इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इसका लाभ निश्चित तौर से अपने आप को पहुंचाती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह पूरी तरीके से जो समीकरण है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा कहीं ना कहीं इस बात पर अब जोर दे रही है कि जो सपा और बसपा का वोट है वो टकरा जाए, जिससे फायदा बीजेपी को। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो पिछले चुनाव में जो जातिगत समीकरण के हिसाब से जो विश्लेषण किया गया है जिसमें बसपा सपा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। 15 सीटों की हम बात कर चुके हैं, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर सभी की जो तीनों हैं उनकी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है, और 4 सीटों पर भाजपा को नुकसान भी पहुंचाएगी। देखिए, जिन सीटों पर कहीं ना कहीं जाट वोट 75,000 जो वोट बैंक है जो 35% से ज्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें जो वोट बैंक बटेगा सपा आरएलडी और बसपा में, उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। अब ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट 90,000 अगर पूर्वांचली है तो 40,000 गुज्जर है, 35,000 ब्राह्मण है, 30,000 दलित है, वाल्मीकि 23,000, त्यागी 18,000, वैश्य 15,000। तो ऐसे जो सीटें हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी से फायदा उठाना चाह रही है। हालांकि क्योंकि बसपा ने जिस तरह समीकरण बना के अपने टिकट बंटवारे किए हैं और सपा आरएलडी से गठबंधन करके उसी सीट पर अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारता है तो अगर कहीं पिछड़ा उतारता है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, तो इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहिए। हालांकि पश्चिमी यूपी वो है जहां पर जाट और किसान वोट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत समीकरण बैठाए गए, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले ही अपनी रूपरेखा तय कर ली है। हालांकि वहां पे नाराजगी पश्चिमी यूपी में ज्यादा है, तो ये देखना होगा कि बीजेपी उस बात को लेकर अब उस डैमेज कंट्रोल को अपने टिकट बंटवारे पे ही कर रही है। जो पहली सूची जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं उन समीकरणों को बैठाया गया जिससे बसपा और सपा आमने सामने हो जाए। उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं जो वोट का जो अंतर है वो बहुत कम करेगा। हालांकि देखिए, चुनाव आते आते ये रूपरेखा बदल भी जाती है। जब कोई मतदान करने मतदाता स्थल पर जाता अंदर तो कहीं ना कहीं वहां सारी चीजें भूलकर फिर वो पार्टी पर आ जाता है कि किस दल को हमें वोट देना है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फायदा नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी के जिस तरह टिकट बंटवारा किया है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी को बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि उस बात का अंदेशा पहले समाजवादी पार्टी को था, इसलिए उन्होंने आरएलडी से गठबंधन करके उन प्रत्याशियों को भी अब अपनी उम्मीद जताई है जिससे कहीं ना कहीं लाभ हो सके। अब ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाएगी, क्या कुछ उनके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, ये देखने वाली बात।
चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बसपा की सीटों का गणित जो है वो समझने की कोशिश की गई है। खुद को जीतने से ज्यादा सपा को हरा रही है मायावती। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।